2022 में जब यूक्रेन पर बड़े हमले की खबरें आईं, तो अक्सर लोगों को लगा कि अरे, ये सब अचानक कैसे हो गया। पर असल में कहानी कुछ और ही है। ये संघर्ष ये तो 8 सालों से चल रहा था। आज इसी कहानी की हर एक परत को हम खोलकर देखेंगे। जी हां, 24 फरवरी 2022 की उन बड़ी बड़ी हेडलाइंस से बहुत पहले पूर्वी यूक्रेन में एक लड़ाई धीरे धीरे सुलग रही थी। धीमी थी पर बेहद जानलेवा। ये एक ऐसा युद्ध था जिसने न सिर्फ हजारों जानें ली, बल्कि सच पूछिए तो लाखों जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? कैसे एक राजनीतिक फैसले ने विरोध की एक ऐसी चिंगारी भड़काई जो एक बड़े युद्ध में बदल गई, और वो आग आज तक जल रही है। चलिए इसी को जरा और गहराई से समझते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले बात होगी यूरो मैदान क्रांति की। फिर देखेंगे क्रीमिया का विलय कैसे हुआ। उसके बाद डॉनबास में युद्ध की शुरुआत, फिर वो 8 साल लंबा सुलगता हुआ संघर्ष, और आखिर में हमले से ठीक पहले क्या क्या हुआ। तो हमारी कहानी शुरू होती है साल 2013 के आखिरी महीनों से। वो एक ऐसा वक्त था जब यूक्रेन एक ऐसे दोराहे पर खड़ा था जहां से एक फैसले ने उस देश की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। देखिए, हुआ क्या था। नवंबर 2013 में उस वक्त के राष्ट्रपति यानुकोविच ने यूरोपियन यूनियन के साथ एक जरूरी ट्रेड डील को रोक दिया और रूस के ज्यादा करीब जाने का फैसला किया। बस इसी बात पर कीव में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। जो शुरू में एक छोटा सा विरोध लग रहा था, वो देखते ही देखते लाखों लोगों के आंदोलन में बदल गया, और फरवरी 2014 आते आते ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसक हो गए और हालात इतने बिगड़े कि महीने के आखिर तक राष्ट्रपति को देश छोड़ के भागना पड़ा। अब कीव में तो सत्ता बदल गई, लेकिन इसके साथ ही इस संघर्ष का एक नया और कहीं ज्यादा खतरनाक चैप्टर शुरू हो गया। रूस ने बहुत तेजी से अपना अगला कदम बढ़ाया और पूरी दुनिया की निगाहें अब एक जगह पर टिक गईं, क्रीमिया। अभी यानुकोविच को देश छोड़े कुछ ही दिन हुए थे कि क्रीमिया में बिना यूनिफॉर्म वाले, बिना पहचान के सैनिक दिखने लगे। बाद में पता चला कि ये रूसी सैनिक थे, और फिर 27 फरवरी को उन्होंने सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया। ये एक साफ साफ इशारा था कि रूस अब सीधे तौर पर इस मामले में दखल दे रहा है। और इसके बाद तो जो हुआ वो बहुत ही तेजी से हुआ। पहले रूस की संसद ने अपनी सेना को यूक्रेन में इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी। फिर आनन फानन में एक जनमत संग्रह यानी कि रेफरेंडम करवाया गया, जिसे ज्यादातर देशों ने माना ही नहीं, और महज 21 मार्च तक राष्ट्रपति पुतिन ने उस कानून पर साइन भी कर दिए, जिससे क्रीमिया औपचारिक रूप से रूस का हिस्सा बन गया। सोचिए, ये सब कुछ 1 महीने से भी कम समय में हो गया। अच्छा, तो क्रीमिया तो अब रूस के कब्जे में था, पर यह आग यहीं नहीं रुकी। अब इसकी लपटें पूर्वी यूक्रेन के इंडस्ट्रियल इलाके, जिसे डोनबास कहते हैं, वहां तक पहुंच गईं। अप्रैल 2014 में बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा क्रीमिया में हुआ था। डोनेट्स्क और लुहांस्क, इन दोनों इलाकों में रूस समर्थक अलगाववादियों ने सरकारी बिल्डिंग्स पर कब्जा कर लिया और उन्होंने यूक्रेन से अलग होने का ऐलान कर दिया। बस यहीं से उस संघर्ष की शुरुआत हुई जो फिर अगले 8 सालों तक चलता रहा। अब इस संघर्ष के पीछे की सोच को समझना भी बहुत जरूरी है। व्लादिमीर पुतिन का यह कहना कि आधुनिक यूक्रेन पूरी तरह से रूस द्वारा बनाया गया था, ये बहुत कुछ बताता है। इससे पता चलता है कि रूसी नेतृत्व यूक्रेन को एक अलग आज़ाद देश के तौर पर शायद देखता ही नहीं, बल्कि उसे ऐतिहासिक रूप से अपने प्रभाव वाले क्षेत्र का ही एक हिस्सा मानता है। तो मतलब साफ है, ये लड़ाई सिर्फ जमीन के एक टुकड़े की नहीं है। जो सूत्र बताते हैं उसके मुताबिक इसकी जड़ें सोवियत संघ के टूटने की एक गहरी ऐतिहासिक शिकायत से जुड़ी हैं। रूस के लिए एक आज़ाद, लोकतांत्रिक और पश्चिम की तरफ झुका हुआ यूक्रेन एक तरह का खतरा है, एक ऐसा खतरा जो शायद दूसरों को भी प्रेरित कर सकता है। 2014 की उन तेज घटनाओं के बाद ये लड़ाई एक लंबी, धीमी और थका देने वाली जंग में तब्दील हो गई। एक ऐसा युद्ध जो अक्सर दुनिया की नज़रों से, हेडलाइन से दूर था, लेकिन चुपचाप लगातार जाने ले रहा था। हाँ, ऐसा नहीं है कि इस समस्या को सुलझाने की कोशिशें नहीं हुईं। मिन्स्क समझौते हुए जिनका मकसद था कि लड़ाई रुके और शांति कायम हो, लेकिन जो कागज पर था और जो जमीन पर हो रहा था, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। सीज़फायर के कुछ ही दिनों में लड़ाई फिर शुरू हो गई। ये समझौता असल में कभी पूरी तरह लागू हो ही नहीं पाया, और इस सुलगते हुए संघर्ष की सबसे बड़ी कीमत इंसानों ने अपनी जान देकर चुकाई। 2022 के बड़े हमले से पहले ही इस लड़ाई में 14,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे।
14,000। दुनिया शायद इस युद्ध को भूल सी गई थी, पर यह कितना जानलेवा था, ये आंकड़ा सब कुछ बता देता है। एक तरफ जहां डोनबास में लड़ाई चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन पश्चिम के साथ अपने रिश्ते लगातार मजबूत कर रहा था। नेटो में शामिल होना उसका एक बड़ा लक्ष्य बन गया, इतना बड़ा कि उसने इसे अपने संविधान तक में शामिल कर लिया। अब यह रूस के लिए एक सीधी चुनौती थी, क्योंकि वो हमेशा से नेटो के विस्तार को अपने लिए एक बहुत बड़ा खतरा मानता आया है। और अब हम कहानी के उस आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं जो सीधे तौर पर उस बड़े हमले की वजह बना। साल 2021 के खत्म होते होते माहौल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो चुका था। नवंबर 2021 से ही सैटेलाइट तस्वीरों और खुफिया रिपोर्टों में साफ दिखने लगा था कि रूस यूक्रेन की सीमाओं के पास बहुत बड़ी तादाद में अपने सैनिक और हथियार जमा कर रहा है। ये देखकर पूरी दुनिया में खतरे की घंटियां बजने लगी थी। और फिर आई 21 फरवरी 2022 की तारीख। राष्ट्रपति पुतिन ने टीवी पर एक लंबा भाषण दिया, जिसमें उन्होंने न सिर्फ यूक्रेन के एक देश के तौर पर वजूद पर ही सवाल उठा दिए, बल्कि अलगाववादियों के कब्जे वाले डोनेट्स्क और लुहांस्क को आज़ाद देश के तौर पर मान्यता भी दे दी। बस इस एक कदम ने मिन्स्क समझौतों को पूरी तरह से खत्म कर दिया और हमले के लिए रास्ता साफ कर दिया। और ठीक 3 दिन बाद 24 फरवरी की सुबह रूसी सेना ने बेलारूस, रूस और क्रीमिया यानी उत्तर, पूर्व और दक्षिण तीनों तरफ से यूक्रेन पर हमला बोल दिया। जो संघर्ष 8 सालों से सुलग रहा था, वो अब एक बड़े पूर्ण पैमाने के युद्ध में बदल चुका था। एक ऐसा युद्ध जिसने पूरे यूरोप को हिला कर रख दिया। तो 2014 से लेके 2022 तक का ये पूरा सफ़र हमें एक बहुत ज़रूरी बात दिखाता है। ये दिखाता है कि कैसे एक ऐसा संघर्ष जो सालों तक दुनिया की नज़रों से ओझल रहता है, वो अचानक एक वैश्विक संकट का केंद्र बन सकता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब 8 साल से सुलग रहा कोई संघर्ष आखिरकार उबल पड़ता है, तो क्या होता है?